हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। कल बेटा हमने 3 केस स्टडी पढ़ ली थी, यहाँ तक हम केस स्टडी कर रहे थे और उसके बाद तुमने गुस्सा दिला दिया और बैच वाइंड अप हो गया। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। सर मैंने ना कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन आज भी सेम टू सेम है। और वो अगर कभी किसी केस में कह दे सभी ने पेनल्टी लगाई तो सभी का कौन सा फंक्शन? रेगुलेटरी में एक जगह पे हेडिंग आती है डिवाइंग ऑफ फीस, याद है? हमने पढ़ा है बेटा, अगर कोई भी शेयर मार्केट में इन्वॉल्व पर्सन सेबी की किसी भी डायरेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करता है तो सेबी विल लेवाई फी फाइन्स एंड पेनल्टीज, याद है बात? तो अब उस चीज को पढ़कर हमेशा बोलते हो कि रेगुलेटरी आंसर होगा। अब मैं आपको काम की बात बताने जा रहा हूँ, वो सुन लो। रेगुलेटरी आंसर नहीं होगा बाबू। आप क्वेश्चन में ना पेनल्टी की वजह देखना, आप केस पढ़ते टाइम पेनल्टी की ना वजह देखना, ठीक है जी। मान लो बेटा मैं एक बात बोलता हूँ, आपने पूरा केस पढ़ा और पता लगा जी इनसाइडर ट्रेडिंग हो रखी है और सेबी ने पेनल्टी लगा दी, तो आप क्या कहोगे कि रेगुलेटरी फंक्शन, क्योंकि सेबी ने पेनल्टी लगा दी। भैया पेनल्टी की वजह इनसाइडर ट्रेडिंग है, आंसर इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। जब भी पेनल्टी की बात होगी हमेशा केस में ना वजह ढूंढना। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग वजह है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वजह है, प्राइस रिगिंग वजह है, ये सारी बातें प्रोटेक्टिव फंक्शन में लिखी हुई हैं, तो आंसर इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। ध्यान रखना, स्पेशली बोल रहा हूँ पेनल्टी के केस में वजह, ठीक है जी। खैर मैं आज आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ दो चार। आओ जी आगे बढ़ाते हैं बाबू। केस स्टडी नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है नेम द मेथड थ्रू विच द कंपनी डिसाइडेड टू रेज एडिशनल कैपिटल। कौन से मेथड के थ्रू कंपनी एडिशनल कैपिटल रेज करना चाह रही है? यहां से लेकर लास्ट तक फटाफट से पढ़ना। वैसे तो अगर मेरे वर्ड आराम से सुनते हो तो शायद समझ में आ जाए, मुझे तो दिखाई भी दे रहे हैं बड़े चमकते हुए। वेरियस मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस, पता है मेथड ऑफ रोटेशन कहां पर लिखा है इसका नाम? मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस का। देख लो फिर वही है, इतना चक्कर याद करवा दिया, 3 दिन हो गए फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हो। सर प्राइमरी मार्केट के मेथड ऑफ रोटेशन याद करे थे, नोट्स उठा के याद करे थे ना, वहां पढ़ लो अगर ये वर्ड नहीं दिखता तो। कई कंपनियां अफोर्ड नहीं कर पाती मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी खर्चे, तो क्या करती हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट करती हैं। क्लियर कट वर्ड लिखा होगा, नोट्स उठा कर देख लो आज। और कई बच्चों ने ना मेरे को सुनाते टाइम की प्राइवेट प्लेसमेंट ये वर्ड नहीं बोले थे, मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस। मैंने टोका था स्पेशल का वर्ड लिखना। अनंतर उदय वर्ड नहीं बोलते थे इन्होंने, मैंने स्पेशली कहा था वर्ड जरूर बोलने हैं, इसके बिना प्राइवेट प्लेसमेंट लिखने का कोई फायदा नहीं। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बाबू। ए पार्ट नेम द फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मार्केट इन द अबव केस। मार्केट कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है अबव केस में? आल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली 3 अदर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय दिस मार्केट। इस मार्केट के 3 और फंक्शन लिख देना। सर चलो अगर इसने मार्केट वर्ड पूछा है और साथ में ये भी कहा है कि फंक्शन है, तो सर मेरे कोर्स में 2 ही मार्केट है, उन्हीं के फंक्शन है। फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है या स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है, और तीसरी कोई मार्केट नहीं है जिसका फंक्शन भी हो, ठीक है ना जी। तो आंसर तो इन दोनों में से ही है, ठीक है जी। और अगर एक फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे तो 3 और लिख भी देंगे। आराम से पढ़ते हैं केस और ये भी देखने की कोशिश करते हैं क्या कोई हिंट तो नहीं है फाइनेंशियल मार्केट या शेयर मार्केट का। कहते हैं these days the development of a country is also judged by its system of transferring finance from the sector where it is in surplus to the sector where it is most needed. अच्छा, to give strength to the economic service undertaking measure to develop the capital market, ठीक है। In addition to this, there is another market in which unsecured and short-term debt instruments are actively traded every day. These markets together help the saver and investor in directing the available fund into the most productive investment opportunity. मैं तो बाबू दो दो हिंट समझ गया, मैं मार्केट का नाम भी समझ गया, मुझे नहीं पता लगा आप समझे कि नहीं। इस पढ़ा आपने? अच्छा ये कोई हिंट है?
कुछ याद है क्या? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, ऐसा कुछ याद है आपको? पर आप बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग में मैं क्या बोलता था सर? किसी भी फाइनेंशियल मार्केट का काम पता है क्या होता है? कि आपके जो जमा पैसे हैं, आपकी जो जमा पूंजी है, वो इकट्ठी करना और आपको डिफरेंट ऑप्शन देना टू इन्वेस्ट। ठीक है जी। मुझे नहीं पता फाइनेंशियल मार्केट का हिंट आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, पर मैं वैसे बता देता हूँ कहाँ से मैंने फाइनेंशियल मार्केट पकड़ लिया। बाबू उसने बोला सेबी इज अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट। कहता है सेबी क्या कर रहा है, मेजर्स ले रहा है ताकि कैपिटल मार्केट डेवलप कर सके। प्लीज सामने देखते रहना। कैपिटल मार्केट की बात आ गई। इन एडिशन टू दिस देयर इज अनदर मार्केट। कहता है इसके अलावा भी एक और मार्केट होती है in which unsecured and short term debt instruments are actively traded every day। सर जहां अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट बिकते हैं, आपको पता है मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ही बिकते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग। पांचों इंस्ट्रूमेंट में कहा था मैंने, लिख देना। ठीक है जी। एक बात इसकी हो गई, एक बात इसकी हो गई। अब पढ़ लो काम की बात। दीज मार्केट टुगेदर, दीज मार्केट टुगेदर, भैया इन दोनों मार्केट को इकट्ठा मिला लो, कौन सी मार्केट बनेगी मुझे भी समझा दो। पढ़ते ही नहीं तुम, निकम्मों की तरह बैठ जाते हो शक्लें देखने की, कोई और हिंट बताएगा। बताओ क्या नहीं बता रखा इन तीनों में से, बताओ मैंने क्या ऐसा कर दिया जो तुम नहीं कर सकते थे? बेटे निकम्मे मत बनो, जो तुम्हारे हालात है रिवीजन बैच फुल करा के मानोगे तुम मेरा। पढ़ा के ना पढ़ा एक बराबर आ जाते हैं, मुंह लटका के शुरू। सेम केस है, जो पिछला केस था बिल्कुल सेम केस है, बस बाबू यहाँ पर क्वेश्चन अलग पूछा गया। पढ़ना फटाफट से, खुद पढ़ोगे। रिक्वायरमेंट बी पढ़ो ढंग से। सेम केस है, बिल्कुल सेम केस। यहीं से शुरू हुआ था वो केस और यहीं खत्म हुआ था, एक एक वर्ड सेम लिखा है। अब बी रिक्वायरमेंट पढ़ो। आंसर इज मनी मार्केट। तीन डिफरेंस लिख दोगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के। आपके नोट्स में टेबुलर फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं लिखा हुआ मनी मार्केट का, ना एनसीईआरटी ने लिखा। हम 7 बेसिस पे डिफरेंस पढ़ते थे, याद करो। पार्टिसिपेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट आउटले, लिक्विडिटी, याद होगा सब कुछ। 3 बेसिस पे लिखना है, लिखा जाएगा। आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू इंपॉर्टेंट केस रिक्वायरमेंट, identify the function and its type performed by SEBI in the above case। फंक्शन का नाम और उसका टाइप। अच्छा देखते हैं। कहता है एबीसी लिमिटेड हैज इशूड प्रोस्पेक्टस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर फॉर 500 CR in 2008। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 20 टाइम्स। 500 करोड़ के कंपनी शेयर बेच रही है, ओवर सब्सक्राइब हुए शेयर 20 गुना, यानी कि लोगों ने 10,000 करोड़ खाते में डाल दिए। कहते हैं the company issued share to all the applicants on pro rata basis। Later, SEBI inspected the prospectus and found some misleading statement। बाबू कहता है SEBI ने बाद में प्रोस्पेक्टस चेक किया, उसमें पढ़ा कि उसमें मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी हुई थी, झूठ स्टेटमेंट। सर अगर आज उठाकर देख लो ना, प्रोटेक्टिव फंक्शन में लिखा होगा मिसलीडिंग स्टेटमेंट की बात, अगर आपने कल पढ़ा है। ठीक है जी सर, ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं। बाबू मिसलीडिंग statement very about the management of company in it, SEBI imposed a penalty of 5 CR and banned its 3 executive director for dealing in the security market for 3 years। एक्चुअली में SEBI ऐसी पेनल्टी लगाता है, 5 करोड़ की पेनल्टी लगा दी, 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बैन कर दिया 3 साल के लिए कि शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। खत्म कहानी।
सर अब पेनल्टी लगा दी, क्या आंसर लिखोगे? रेगुलेटरी फंक्शन। वजह क्या पेनल्टी लगने की? मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन का पार्ट है। आंसर इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर इसकी कैटेगरी बतानी हो, क्योंकि उसने कहा था टाइप भी बताना है, कौन सा फंक्शन है उसका टाइप, फ्रॉडुलेंट एंड प्रिवेंट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, शायद ये है ना जी। आओ जी आगे बढ़ते हैं। बाबू ये कोई केस है ही नहीं, बस सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ना फटाफट से। बस सिंपल क्वेश्चन है, कोई केस नहीं है। मनी मार्केट के 3 फीचर लिखने हैं, जो समझ आए लिख देना। वैसे एक बात बताऊं, कभी समझ आए ना मनी मार्केट में फीचर क्या लिखूं, जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस है ना, वह मनी मार्केट के जो जो बेसिस दिए हुए हैं, उन बेसिस में जो जो मनी मार्केट के बारे में लिखते हैं ना, वो 7 फीचर है। कि पार्टिसिपेंट कौन है, लिक्विडिटी कितनी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, रिस्क कितना है, इन्वेस्टमेंट आउटले कितना है, वो सब मनी मार्केट के बारे में लिख दोगे 7 फीचर पूरे। और बाबू ये केस आप खुद पढ़ोगे, देखते हैं कितने समझदार हो। सी पार्ट नहीं पढ़ना, ए और बी पढ़ना है। मुझे बताओ बी पार्ट का आंसर आप ऐसे ही कर सकते हो कि नहीं बिना केस पढ़े? पहले ए पार्ट और बी पार्ट पढ़ दो और फिर बताओ बी पार्ट का आप आंसर कर सकते हो कि नहीं बिना केस पढ़े। बी पार्ट मैं रिक्वायरमेंट पढ़ देता हूँ। नेम द एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ कैपिटल मार्केट टू होम कस्टमर कैन कंप्लेन टू रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। आंसर इज, बाबू आपको पता है एपेक्स बॉडी क्या होती है? एपेक्स मतलब जिसके जैसी दूसरी नहीं हो सकती। जैसे कि आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी, आरबीआई जैसा दूसरा बैंक है कोई इंडिया में? नहीं। समझ सकते हो ना? बाबू कहते हैं नेम द एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की एक एपेक्स बॉडी बताओ टू होम कस्टमर कैन कंप्लेन टू रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। अगर कस्टमर को कोई भी दिक्कत है कैपिटल मार्केट से रिगार्डिंग, तो अपनी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करा सकता है उसके पास जाकर। क्या है वो अथॉरिटी? सेबी। अरे बोलो भाई क्या हो गया तुम्हें, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो। सेबी। बी पार्ट के लिए तो केस नहीं पढ़ना, ए पार्ट आप पढ़ेंगे, केस आप पढ़ेंगे। देखते हैं क्या आंसर आता है। पढ़ो फटाफट से। केस पढ़ा बाबू, एक ब्रोकर है जिसके थ्रू आप डील कर रहे हो, नाम है यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। आपने पेमेंट कर दी, उन्होंने भी आगे पेमेंट कर दी, शेयर आ गए, पर वो शेयर नहीं डिलीवर कर रहे, शेयर नहीं दे रहे कस्टमर को, ब्रोकर के पास आए पड़े हैं। शायद सारा मुद्दा यही है, आपने पढ़ा। आपसे पूछता है क्या कौन सा स्टेप है ट्रेडिंग प्रोसीजर का जो पूरा नहीं कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है यूनिकॉर्न सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। सर देखो, अब आपको ना स्टेप, वो जो 10 स्टेप थे मैंने उन 5 हेडिंग में डलवा दिए थे, अगर आपको याद हो। पहला पॉइंट था सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग डीमैट अकाउंट, याद है, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर, और फिर सेटलमेंट। सर सब कुछ ठीक हुआ है, बस सेटलमेंट नहीं हुई, क्योंकि ऑर्डर भी प्लेस हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, सेटलमेंट ही तो नहीं हो रही। 8, 9 और 10th पॉइंट सेटलमेंट के हैं। 8, 9, 10th पॉइंट में पता क्या लिखा है? T+2 डे वाली सारी बात लिखी है। वही तो नहीं सही आप परफॉर्म कर रहे, आपके पास आ चुके हैं शेयर, आप दे नहीं रहे, तो सेटलमेंट भी तो ठीक नहीं कर रहे, बाकी तो सब कुछ ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो अब वो फटाफट से पढ़ना जरा, ये मैंने बैच में डिस्कस किया था वैसे। बाबू रिक्वायरमेंट पढ़ लो, कहता है मेंशन वन मैंडेटरी डिटेल व्हिच शी हैव टू प्रोवाइड विद द ब्रोकर। एक ऐसी कौन सी डिटेल है जो ब्रोकर के पास देनी ही पड़ेगी। और जब आप पूरा केस पढ़ोगे तो बाबू बिल्कुल नॉर्मल सा केस है, बस शेयर मार्केट में वो डील करना चाहती है। सर आपको पता है ना कौन सी मैंडेटरी, एक डिटेल तो चाहिए चाहिए। बाबू बोला भी था आपसे, पेन, जब मैंने कहा था पेन की स्पेलिंग वो मत लिख देना, परमानेंट अकाउंट नंबर है ये, याद है ना? क्लियर है, बैच में डिस्कस किया था, बोला भी था, पूछा भी था आपसे। आओ जी आगे बढ़ाते हैं। बाबू अब मैं ना अगली 2-3 केस स्टडी एक एक मिनट में खत्म करने वाला हूँ, सामने देखते रहना। जब अगली 2-3 केस स्टडी खत्म हो जाएगी तो बैच वाइंड अप करेंगे। बाबू कहता है एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी नेम एंड एक्सप्लेन द ऑल्टरनेटिव टू द बैंक बोरोइंग दैट अ कंपनी कैन यूज टू रिजॉल्व द क्राइसिस।
वो कहता है आप कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो, बैंक बोरोइंग के अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव बताओ जिससे कंपनी अपना क्राइसिस दूर कर सके। अच्छा बाबू, पहली लाइन पढ़ना, साक्यब लिमिटेड इज अ लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी, सब भाड़ में जाओ। अब मैं आपको बता देता हूँ, जितनी केस स्टडी में आप पहली लाइन देखोगे लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी, आंसर इज कॉमर्शियल पेपर, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, 500 केस स्टडी उठाकर देख लेना, पढ़ते रहो कुछ भी। आपको पता है ना कॉमर्शियल पेपर कौन इशू कर सकता है, जो कंपनियां लार्ज है, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई है, पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही। 11th क्लास में भी ऐसे ही बोलता हूँ, अगर याद हो तो, कुछ बातें 12th क्लास में जो 11th क्लास में है नहीं, कॉमर्शियल पेपर पढ़ाते टाइम तब भी बोलता हूँ। जो कंपनियां लार्ज है, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई है, वही कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, बाकी कोई डिजर्व नहीं करता, बिकेंगे नहीं किसी के, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, याद है ना बाबू। अगर फिर भी बहुत शौक चढ़ा है पढ़ने का, तो अगर आप पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि कंपनी लिक्विडिटी क्राइसिस से गुजर रही है, कंपनी के हाथ में पैसा नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, पूरा केस पढ़कर देख लेना चाहिए, आप अभी पढ़ लो चाहे। और सर आपको भी पता है कितने इस्तेमाल है कॉमर्शियल पेपर के, सीजनल और वर्किंग कैपिटल नहीं, और टू मीट आउट द फ्लोटेशन कॉस्ट, याद है ना, इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। चलो खैर, मैं एक काम करता हूँ, इसके जैसी 2-3 केस स्टडी दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं पढ़वा भी दूंगा बाबू। अभी मैंने एक केस स्टडी बीच में छोड़ दी, 2 छोड़ दी, 3 छोड़ दी, पढ़ो जी। मिशन कोस्ट लिमिटेड इज अ लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी, मुझे नहीं पढ़ना। एक्सप्लेन करो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कॉमर्शियल पेपर, उसकी ड्यूरेशन लिखो 15 दिन से 1 साल। स्टेट एनी अदर पर्पस फॉर विच दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड, पर्पस बता दो किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है, एनी अदर पर्पस, यानी कि एक पर्पस केस में लिखा होगा और मुझे दूसरा बताना है। बाबू जब मैं केस की लास्ट में देख रहा हूँ तो फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, दूसरा पर्पस क्या होगा, सीजनल और वर्किंग कैपिटल नहीं है। Green Steel is a large and credit-worthy company. Answer is commercial paper, 15 दिन से 1 साल, अदर पर्पस बताने हैं। सेम केस था, पहले फ्लोटेशन कॉस्ट ले, फिर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल। बाबू और मुझे लगता नहीं इसके ऊपर बेस्ड कोई केस स्टडी है, 4 होंगी, चारों में लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी नाम लिखा होगा, ठीक है नहीं। कुछ चीजें एक्सपीरियंस सिखाता है, मैंने उसी एक्सपीरियंस से सीखा है बेटा, ठीक है जी बाबू। बाकी बातें कल कर लेंगे, कल में क्या कहेंगे 24 20, रुक जाओ एक आध केस स्टडी फिर कर लेते हैं बाबू, एक दो केस स्टडी और कर सकते हैं, अभी तो ऐसा नहीं, मेरे पास 4 मिनट का हुआ बाबू, पढ़ते हैं बेटा। कहता है बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी 2 फंक्शन दैट वाज परफॉर्म्ड बाय सेबी इन द अबव केस। सेबी के 2 फंक्शन परफॉर्म करे हैं इस केस में, आपको बतानी है वो 2 फंक्शन। बाबू पहला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, दूसरा मैं आपके साथ पढ़ूंगा, फटाफट से पहला पैराग्राफ पढ़ देना, मैंने तो बहुत बार पढ़ा हुआ है इसलिए आप पढ़ लो फटाफट से। फर्स्ट पैराग्राफ डन, ठीक है। उसने अपने फ्रेंड को फोन करके कह दिया कि 5 करोड़ रुपए के शेयर उठा ले, उसने 5 करोड़ के शेयर उठा लिए, दिखाई दे रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, क्लियर कट। कहता है एज एक्सपेक्टेड द शेयर प्राइस वेंट अप बाय 40% and the market price of Sudhir's share was now 7 CR. He earned a profit of 2 CR. He gave 1 CR to Mr. Sanjay Nehra and kept 1 CR with himself. इसने 5 करोड़ इन्वेस्ट करके 2 करोड़ कमाए, 1 करोड़ जिसने कॉल करी थी संजय नेहरा उसको दे दिए, 1 करोड़ अपनी जेब में डाल दिए। ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन एंड बाय कंडक्टिंग इंक्वायरीज, कल इसी केस पर रोक दिया था ना मैंने आपको, ये कौन सा फंक्शन है सेबी का, इंस्पेक्शन और इंक्वायरीज, रेगुलेटरी फंक्शन, याद है। अच्छा पढ़ते हैं। और द ब्रोकर इन्वॉल्व द सेबी was able to detect this irregularity, the SEBI posed a heavy penalty on the Sanjay Mehra. सर पेनल्टी लग गई, पहली बात तो किस कारण की वजह से, इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से, प्रोटेक्टिव फंक्शन,
और ये इरेगुलरिटी कैसे डिटेक्ट हुई? रेगुलर इंस्पेक्शन और इंक्वायरी, रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है बाबू, अगला केस सेम है, बस संजय नेहरा जो भी था नाम उसकी जगह विकास मेहरा हो गया, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं बदला, वही 6 करोड़ वही 1 करोड़, सारी कहानी से बिल्कुल सेम। ठीक है जी, दो अलग अलग सेट में आए हुए पेपर है, बस नाम बदल के, कोई दिक्कत नहीं। बाबू आज का लास्ट केस, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस। बाबू मुझे प्रोसेस का नाम बताना है, आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में भी लिखना है। ऑल्सो गिव 2 रीजन टू सुप्रिया वाई डीलिंग विद शेयर इन फिजिकल फॉर्म हैज बीन स्टॉप्ड। बाबू 2 कारण भी बताने हैं कि फिजिकल शेयर में डीलिंग क्यों बंद हो गई। मैं तो समझ गया पहले पार्ट का भी आंसर, आप समझदार हो तो आप भी समझ गए। प्रोसेस का नाम है डीमटेरियलाइजेशन, जिसको हम प्यार से डीमैट अकाउंट बोलते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आपको केस पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है, नहीं मुझे नहीं पढ़ना क्योंकि आपने यहाँ बहुत बड़ा बड़ा हिंट दे दिया। ठीक है जी सर, 2 कारण जिसकी वजह से फिजिकल शेयर में डीलिंग बंद हो गई, बहुत सारे पढ़वाए थे मैंने आपको, डीमैट अकाउंट पे शॉर्ट नोट पढ़वाया था, नोट्स में आप बताना। 2 कारण नहीं बता सकते? फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कट जाता है भैया, फट जाता है, म्यूटिलेशन हो जाता है, बाबू खो जाता है, पंगे में पड़ोगे, पार्ट शेयर बेचने हैं तो पंगा, फिजिकल शेयर के साथ तो पंगे ही पंगे हैं। 2 कारण नहीं बता पा रहे आप। चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।